डिस्क्लेमर, ये वीडियो की लेंथ को देखकर ये ना सोचे कि ये वीडियो डिटेल नहीं है। ये डिटेल के साथ साथ एकदम धमाकेदार वीडियो है। क्या तुम्हें पता है सिंचन, सबसे अच्छे क्लास 12 के फिजिक्स के वीडियोस यही लोग बनाते हैं। क्या कहते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 को, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। काफी इंपॉर्टेंट ये यूनिट है और दूसरी चीज है काफी छोटी यूनिट है जो आप लोग को लगभग 5 मार्क्स दिला सकते हैं आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। इस चैप्टर के अंदर आप लोग को ये सभी टॉपिक को आप लोग को पढ़ना है जो आप लोग को यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है, जो न्यू सिलेबस सीबीएसई के अकॉर्डिंग आप लोग को रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो अप कर लेना, सो दैट क्लास की सभी अपडेट्स आप लोग को वहां पे मिलते रहे। इसके अलावा अगर आप लोग को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए हो तो आप लोग मेरे प्रीमियम नोट्स को डाउनलोड कर लेना, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक के एक ही पीडीएफ के अंदर कंप्लीट मेरे नोट्स हैंड रिटन वाले आप लोग को मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप लोग का रिवीजन और प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो अभी जहां डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, कि आखिर हम लोग को जानना क्या है इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 के बीच का एक किस्म से जिस्ट है। शायद आपको याद होगा अर्लियर चैप्टर्स में आप लोगों ने पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। मान लो एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड में आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड बनते हुए देखने को मिलती थी। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था फराडे। उन्होंने ऐसा सोचे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जा सकता है? अगर ये इससे बन रहा है तो ये इससे क्यों नहीं बन सकता? तो इसके ऊपर फराडे ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे थे और वहां से ये कंक्लूड हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं बनाई जा सकती है। अगर आपको बनाना है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड को बार बार चेंज करना पड़ेगा, सो दैट चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड कॉज करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल लैंग्वेज में ये बताऊं तो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। आपको मैग्नेटिक फील्ड को बार बार चेंज करता रहना पड़ेगा, तब जाके वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है। तो आगे जाके एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल भैया के दिमाग में ये आया, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है, तो क्या चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल हो सकता है? तो इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा आप लोग को चैप्टर देखने को मिलेगा। और यही जो चीज जो मैक्सवेल को सोचने को मजबूर करी, उसी से ही ईएम वेव्स बनती हैं। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर में कि आखिर मैक्सवेल ने क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे थे और इससे क्या चीजों को बताए थे। अब आप लोग को एक पूरा का पूरा सर्किट दिख रहा है, जहां पे एक बैटरी कनेक्टेड है, एक की कनेक्टेड है और यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड आप लोग को देखने को मिल रहा है। पहले के साइंटिस्टों का ऐसा मानना हुआ करता था कि बैटरी से जो करंट आप लोग को पूरे के पूरे सर्किट में दौड़ते हुए देखने को मिलेगा, ये वो टोटल करंट होता है। मतलब जो वायर में करंट दौड़ रहा है वही करंट आप लोग को कैपेसिटर के अंदर भी दौड़ते हुए देखने को मिलता है। बट उस टाइम पे साइंस में इतना ज्यादा इवोल्यूशन नहीं आया था और हम लोग को उस टाइम पे ये नहीं समझ में आ पाया था कि इस कैपेसिटर के अंदर कैसे करंट दौड़ता है। बस ऐसा मान लिया गया कि हाँ, जो वायर में करंट दौड़ रहा है वही करंट इसके अंदर देखने को मिल रहा है। बट मैक्सवेल ने इस चीज को सही तरीके से समझाने की कोशिश करी। मैक्सवेल का बेसिकली ये कहना था कि जैसे आप बैटरी को कनेक्ट करोगे तो करंट दौड़ेगा। मैं कह सकता हूँ इस तरफ करंट आप लोग को दौड़ते हुए देखने को मिलने वाला है, कुछ इस तरीके से। मैक्सवेल का बेसिकली ये कहना था कि जो वायर में करंट दौड़ रहा है और जो कैपेसिटर के अंदर करंट दौड़ रहा है वो दोनों अलग टाइप के करंट है। मैक्सवेल का बेसिकली क्या कहना था कि ये रहा आप लोग का कैपेसिटर, यहाँ पे दो प्लेट्स आप लोग को कनेक्टेड देखने को मिल रही है। तो आप सभी लोग जानते हो कि इधर से पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट की तरफ जाएंगे, इधर से सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस जाना चालू कर देंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे आप लोग को पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और इस तरफ में आप लोग को नेगेटिव चार्जेस बढ़ते हुए देखने को मिलने लग जाएंगे। तो क्या इसके वजह से आप लोग को एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ पे देखने को मिल रही होगी? बेसिक सी बातें देखने को मिल रही होगी। अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि जैसी बैटरी ऑन करी गई होगी सडन एकदम से चार्जेस यहाँ चले गए होंगे। आप जानते हो करंट dq by dt के फॉर्म में जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि धीरे धीरे चार्जेस, धीरे धीरे मतलब वैसा वाला धीरे धीरे नहीं, मतलब ग्रेजुअली चार्जेस यहाँ बढ़ रहे होंगे और ग्रेजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होगी। मैं ये कह सकता हूँ कि क्या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे आप लोग को चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रही है। आइए थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। आप सभी लोग जानते हो कि बैटरी से जो चार्जेस आ रहे थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जैसे देखो यहाँ पे पहले थोड़े कम थे तो थोड़ी कम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बनते हुए देखने को मिली, फिर थोड़े चार्जेस और बढ़े, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस देखने को मिला, और ज्यादा चार्जेस बढ़े तो और ज्यादा चेंजेस आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड में देखने को मिला। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या कंटिन्यूअसली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में? तो आप लोग कहोगे बेशक भैया हो रही है। और आप सभी लोग जानते हो कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड बनते हुए देखने को मिलती है। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ कि चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लोग को बनते हुए देखने को मिल रही होगी। मतलब कि जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वैसी मैग्नेटिक फील्ड बनी, जैसे और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वैसे और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनी। और मुझे एक बात बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे बन रही है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
में क्या दौड़ते हुए आप लोग को देखने को मिलता है? करंट। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे इस तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है जो कि चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही है जो कुछ इस तरीके से बन रही होगी। और आप सभी लोग जानते हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट भी दौड़ता है। मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे आप लोग को करंट दौड़ते हुए देखने को मिल रहा है। बट मुझे एक बात बताना कि क्या ये वही करंट है जो वायर की वजह से दौड़ रहा है? सोच के देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच में गैप है, कोई वायर है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वायर वाला करंट नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का करंट है जो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ? बैटरी की वजह से नहीं, चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होने वाले करंट को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यही चीज को मैक्सवेल समझाने की कोशिश कर रहे थे। पहले के साइंटिस्टों का मानना ये था कि जो टोटल सर्किट में करंट दौड़ रहा है वो टोटल करंट आई, बट मैक्सवेल का ये कहना हुआ कि यहाँ पे जो करंट दौड़ रहा है ये आई नहीं है, ये दो टाइप का करंट है। जो वायर में करंट दौड़ रहा है उसको नाम दिया गया कंडक्शन करंट, जो कि बैटरी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और जो प्लेट्स के बीच में करंट आपको दौड़ते हुए देखने को मिल रहा है उसका नाम रखा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल भैया का ये कहना था कि यहाँ पे टोटल करंट नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में कंडक्शन करंट के साथ डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों है, और ये दोनों ही मिला के बनाते हैं टोटल करंट इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से करंट भी दौड़ सकता है आप लोग का। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि हाँ, चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और उस दौरान जो करंट दौड़ता है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो जो अभी थोड़ी देर पहले समझे उसी के बारे में आप लोग को यहाँ लिखा हुआ है कि आप लोगों ने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करे हो। मैक्सवेल का ऐसा मानना था कि जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर वायर में, वो करंट है कंडक्शन करंट जो बैटरी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली जो करंट आप लोग को प्लेट्स के बीच में दौड़ते हुए देखने को मिल रहा है बिना वायर की वजह से, वो कौन सा करंट है? उसे नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। ऐसा करंट जो चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। बट एक चीज आप लोग के दिमाग में जरूर आई होगी कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट है और जो कंडक्शन करंट है, क्या इनका फिजिकल बिहेवियर सेम है या डिफरेंट है? तो याद रखना, ये सेम फिजिकल बिहेवियर शो करते हैं। और इस स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि एम्पियर्स भैया ने जो आप लोग के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ दिए थे, कौन से चैप्टर में पढ़े हो बताना जरा। तो उसमें आप लोग को क्या बताया गया था? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ पे जो आई के बारे में बताया गया था एम्पियर्स भैया के थ्रू, ये टोटल करंट नहीं था, तो इसको मॉडिफाई करके मैक्सवेल ने आई से रिप्लेस कर दिए आईसी प्लस आईडी, जो कि एक मिसिंग करंट जो एम्पियर से रह गया था वो था डिस्प्लेसमेंट करंट। तब जाके इक्वेशन सही होगी। तो यहाँ पे आप लोग के डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन में आप लोग को देखने को मिल रही है ऐसे टाइप का करंट जो चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से प्रोड्यूस होता है विद चेंजिंग इन टाइम, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट जो है आईडी, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा, वो है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt। अब यहाँ पे डी फाई क्या है? चेंजिंग इन फ्लक्स, कौन से? इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या होता है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कहां से आया कैसे आया, इसके बारे में कोई तुम्हें नहीं पूछेगा एग्जाम। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया कि मैक्सवेल ने एम्पियर के सर्किटल लॉ को सही करे। एम्पियर का सर्किटल लॉ ये होता था क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे जो आई की बात एम्पियर्स ने करे थे, टोटल करंट था, बट मैक्सवेल का ऐसा मानना था कि सर्किट के अंदर एम्पियर से एक मिसिंग करंट रह गया, वो डिस्प्लेसमेंट करंट, उसको यहाँ पे इन्होंने ऐड करे, और जो एम्पियर का सर्किटल लॉ था उसको मॉडिफाई करके करंट आई को रिप्लेस करके आईसी प्लस आईडी बना दी। तो ये आप लोग को एक सही करेक्ट एम्पियर सर्किटल लॉ देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं। अब यहाँ आईडी की वैल्यू जो आप लोग की ये थी ना, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt, इसको अगर मैं पुट कर दूं तो ये इक्वेशन ऐसी भी बन सकती है। तो ये दोनों इक्वेशन सही है जो आप लोग को देखने को मिल रही है। बोर्ड्स एग्जामिनेशन अब करीब आ चुके हैं। इस बोर्ड्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में अगर आप अपने आप को टॉप लेवल तक के पहुंचाना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग को सैंपल पेपर की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो फिजिक्स या फिर बाकी सब्जेक्ट सभी के सैंपल पेपर की जरूरत आपको पड़ने वाली, जिसके थ्रू आप लोग एक बेस्ट प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं। तो ओसवाल गुरुकुल ने आप लोग के लिए लेकर आया वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर विद आंसर्स के साथ न्यू सिलेबस के वो फॉलोअप करते हुए। तो ये आप सभी लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। बहुत ही कम दाम के अंदर एक हाई क्वालिटी कंटेंट आप लोग को मिल रहा है ओसवाल की तरफ से। तो आज ही जाएं, इसको परचेज करें अमेजॉन के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाके स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा और आप लोग इस बुक के साथ अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को और ज्यादा बेस्ट बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये है आप लोग का मैक्सवेल्स की इक्वेशन। तो मैक्सवेल ने बेसिकली आप लोग को 4 इक्वेशंस बताया, जिसके
उसके थ्रू आप लोग पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझा सकते हो। मतलब मैं कह सकता हूँ पार्ट 1 फिजिक्स को समझा सकते हो। कई लोगों का एलिगेशन है कि मैक्सवेल ने क्या करे हैं, दूसरे साइंटिस्टों की 4 इक्वेशंस उठा के अपनी इक्वेशंस कह दी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पहली चीज तो ये, मैक्सवेल खुद कह रहे हैं कि मैंने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझाने के लिए 4 इक्वेशंस का हेल्प लिया हूं। इसके थ्रू आप लोग पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट 1 फिजिक्स एनसीईआरटी समझ सकते हो। तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस लिए हैं। अब कौन सी वो 4 इक्वेशंस है जिसको मैक्सवेल्स की इक्वेशंस कहते हैं, आइए समझते हैं। तो मैक्सवेल ने जो सबसे पहली इक्वेशन कंसीडर करे वो थी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप जानते हो क्या होती है? टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसको चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़े। इसका इक्वेशन आप लोग का 2 फॉर्म में देखने को मिलता है। अगर आप चाहो तो सिंपली q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में भी समझा सकते हो। तो पहली इक्वेशन आपको ये लिख के आना एग्जाम में। दूसरी इक्वेशन मैक्सवेल ने जो कंसीडर करे वो थी गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अगर आपको याद होगा मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ की इक्वेशन क्या होती थी? जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता था वो 0 के बराबर होता था। दैट मींस नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू आउट एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। तो इसकी डेफिनेशन भी लिखना है, साथ में इसकी आपको इक्वेशन लिखना है। अब जो थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल ने कंसीडर करे ये फराडे के लॉ के ऊपर बेस्ड है, जो आप लोगों ने ईएमआई चैप्टर में पढ़े हो। तो फराडे का जो सेकंड लॉ था, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। याद है आप लोग को जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पे के आता था और के की वैल्यू -1। इसलिए इक्वेशन कुछ ऐसी आप लोग को बनते हुए देखने को मिलती है। तो ये तीनों के तीनों तो बोरो इक्वेशंस है, चैप्टर नंबर 1 मैग्नेटिज्म और ईएमआई चैप्टर से ली गई। तो सेम जैसे वहां पे पढ़े हो वही चीजों को यहाँ पे लिखना और कुछ भी नहीं करना। और फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल ने कंसीडर करे, जो मैक्सवेल ने एम्पियर्स के इक्वेशंस को सही करे थे। अगर मैक्सवेल चाहते तो एम्पियर्स का नाम हटा के मैक्सवेल कर देते, बट उनकी सम्मान रखने के लिए, इज्जत रखने के लिए मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करके मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ के नाम से जाना गया, या फिर एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ के नाम से जाना गया। सर्किटल लॉ में उन्होंने क्या करे थे कि जो एम्पियर से गलती हुई थी उसको सही करके, या मैं कह सकता हूं मॉडिफाई करके इक्वेशन दिए, और ये रही वो इक्वेशन जिसको आपको एग्जामिनेशन में मेंशन करके आना जरूरी है। तो जब भी एग्जामिनेशन में मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस के बारे में पूछे तो ये तीनों को आप लोग को समझाना है विद डेफिनेशन एंड विद देयर फार्मूला, जिससे आप लोग को लगभग 2 नंबर मिल जाएंगे। बोर्ड्स में कई बार आता है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया। जो इंट्रोडक्शन पोर्शन में आप लोगों ने पढ़े, शायद तुम्हें याद आया, हमने ये समझे कि चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड बार बार वक्त के हिसाब से बदल रही है, वो प्रोड्यूस क्या कर रही थी? मैग्नेटिक फील्ड कर रही थी। चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड। तो यही तो है ईएम वेव्स, और क्या है? तो आइए समझते हैं कि आखिर ईएम वेव्स होती क्या है, क्या सोर्सेस है, नेचर है, डायरेक्शन है, और क्या इंपॉर्टेंस आप लोग को देखने को मिलती है। तो आखिर में ईएम वेव्स होती क्या? सबसे पहले चीज तो ये एक वेव है। तो वेव 2 तरीके की होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। अगर आप उसको प्रपोज कर रहे हो तो उस टाइम पे आप लोग अपने मुंह से कुछ बोलोगे उसको, ऐसे अल्फाज जिससे कि वो खुश हो, या फिर पता नहीं आपको थप्पड़ पड़ जाए। आप दो ना। तो उस टाइम पे प्रपोजल आपका साउंड वेव के फॉर्म में जा रहा है, जिसको मीडियम की जरूरत है, इस वजह से उसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। बट ईएम वेव्स एक ऐसे टाइप की वेव्स होती है जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ये विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकती है। तो ईएम वेव्स क्या होती है? लाइट एक ईएम वेव है, रेडियो वेव एक ईएम वेव है, एक्सरे एक ईएम वेव है, यूवी रेज एक ईएम वेव है, जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे एक बात बताना, हाइगन भैया ने जो अपनी वेव इक्वेशन में वेव्स के बारे में समझाए थे, वो मैकेनिकल वेव थी या फिर नॉन मैकेनिकल वेव? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आखिर ईएम वेव्स होती क्या? अब ईएम वेव को समझने के लिए मैंने XYZ एक्सिस ले लिया। अब ईएम वेव में आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव, मैग्नेटिक फील्ड की वेव कपल फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलती है। कपल फॉर्म में मतलब क्या? जैसे आप लोग को ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव देखने को मिल रही है, ये बनी कुछ इस तरीके से। क्या ये चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड है? देखो ध्यान से, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव। और याद रखना, चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कॉज करती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव बनेगी, उसी समय यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वेव भी बन जाएगी, जो कि वाई एक्सिस में आप लोग को देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनी? वाई एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड कहां बन रही है? Z एक्सिस में। जैसे ही वेव ने अपना डायरेक्शन बदला, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ने भी अपना डायरेक्शन बदल लिया। फिर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना फिर से डायरेक्शन बदला, सेम वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ने भी अपना डायरेक्शन को चेंज कर लिया। मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेव कपल फॉर्म में आगे बढ़ रही। मतलब अगर इसका थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बढ़ा तो इसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, इसका और एम्पलीट्यूड बढ़ा तो इसका और बढ़ेगा, इसका और एम्पलीट्यूड बढ़ा तो इसका और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, इसका एम्पलीट्यूड कम हुआ तो इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड अभी देखो कम है तो यहाँ पे भी कम देखने को मिल रहा है। अब ज्यादा हुआ तो और ज्यादा हो गया, और ज्यादा हुआ तो और ज्यादा हो गया, थोड़ा कम हुआ तो थोड़ा कम हुआ, थोड़ा और कम हुआ तो थोड़ा और कम हुआ। मैं कह सकता हूँ कि कपल के फॉर्म में चलते हो, अरे भाई निब्बा निब्बी, जैसे कि हाथ पकड़ के एक दूसरे का साथ साथ चलते हैं। जो निब्बा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो निब्बी है यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड। दोनों साथ साथ एक कदम बढ़ाते हुए चल रहे, वही है यहाँ पे ईएम वेव। समझ रहे हो? अब
निब्बा निब्बी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चल रहे हैं, मतलब निब्बा कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, निब्बी कौन है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। और किसी एक डायरेक्शन पे जा रहे हैं ना, हो सकता है पॉपकॉर्न खाने जा रहे हैं, किसी एक तरफ जा रहे होंगे तो वो उनका डायरेक्शन रहेगा। तो सेम ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऑसिलेट हो रही है, सेम मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है और किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे जा रही है, और वो डायरेक्शन कौन सा है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो यहां तक एक क्लियर हुआ कैसे ईएम वेव बनती है। ईएम वेव जब भी बनेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव पहले स्टार्ट होगी, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की वेव चालू हो जाती। कभी ऐसा मत सोचना कि मैग्नेटिक फील्ड की वेव चालू होगी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि एक ऐसे टाइप की वेव है जो कि कपल्ड फॉर्म में हमेशा चलते हुए देखने को मिलती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। चेक करो जरा, ये वाई एक्सिस में, ये जेड एक्सिस में, क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल। और जिस तरफ ये ट्रेवल करते हैं वो इन दोनों के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो जिस तरफ वेव का डायरेक्शन आप लोग को देखने को मिल रहा है, अगर उसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है। तो सिंपली वे में मैं ये समझाना चाह रहा था कि वाई एक्सिस में आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रही थी, जेड एक्सिस में आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही थी। जिस तरफ वेव जा रही थी वो आप लोग को एक्स एक्सिस में देखने को मिल रही थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव और मैग्नेटिक फील्ड की वेव दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस तरफ वेव प्रोपोगेट कर रही है वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड और जिस तरफ वेव प्रोपोगेट कर रही है वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव, मैग्नेटिक फील्ड की वेव और जिस तरफ वेव का डायरेक्शन है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर देखने को मिल रहे हैं। आई होप क्लियर हुआ सबको। तो ये कुछ इस तरीके से आप लोग को एग्जामिनेशन में डायग्राम भी बना के आना है। अब दूसरी चीज, किसने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था? तो हर्ट्ज भैया ने इसको 1885 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया है। दूसरी चीज है नॉन मैकेनिकल वेव के फॉर्म में होती है। तीसरी चीज इसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। अब बात करते हैं कि ईएम वेव का सोर्स क्या होता है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ईएम वेव का सोर्स होता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, या इसका दूसरा नाम है ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। अब ये कैसे आया, कहां से आया, कोई नहीं पूछने वाला है, बस नाम याद रख लेना, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। इसका नेचर कैसा होता है तो आप सभी लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जिस तरफ वेव इसकी जा रही है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसे ही कहा जाता है ट्रांसवर्स नेचर। और किस तरफ ईएम वेव का डायरेक्शन होता है तो याद रखिएगा, ईएम वेव का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस वेक्टर के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होती, के होती। मैं कह सकता हूं तीसरा एक डायरेक्शन दिखा रहा है। तो वही चीज मैं समझा रहा हूं कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग की वाई एक्सिस में है, जेड एक्सिस में आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो वेव का डायरेक्शन है वो तीसरे एक्सिस में आपको देखने को मिलेगा, वो है एक्स एक्सिस। अब ये जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वाई एक्सिस में ही रहे, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड रहे और वेव हमेशा एक्स एक्सिस में ही प्रोपोगेट करे। तो ऐसा तभी नहीं होता है। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में हो सकता है एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड हो। तो बताओ जरा वेव का प्रोपोगेशन क्या होगा? थर्ड एक्सिस में, मतलब जेड एक्सिस में। हो सकता है एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड हो, तो थर्ड डायरेक्शन क्या होगा जहां पे वेव प्रोपोगेट करेगी, वो रहेगा जेड एक्सिस। कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक एक्सिस में हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड किसी एक एक्सिस में हो सकती है, और जो वेव का डायरेक्शन है उन दोनों एक्सिस के अलावा जो बचा हुआ एक्सिस है उसमें होगी। आई होप क्लियर है। अब आपके दिमाग में एक चीज और जरूर आ रही होगी, मान कि वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, तो वेव हमेशा क्या एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस में ट्रेवल करेगी? क्या ये पॉसिबल है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल करे? आप लोग जानते होंगे ना कि माइनस आई कैप माइनस जे कैप की वैल्यू पॉजिटिव के कैप ही होती है, नेगेटिव के कैप नहीं होती है। समझाने के तौर पे आप लोगों को समझाता हूं। पॉजिटिव एक्सिस में आप लोग का ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव जेड एक्सिस में ये रही आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे आप लोग को पॉजिटिव डायरेक्शन मिला, लेकिन आप जानते हो कि थोड़ी देर में ये नेगेटिव हो जाता है और ये भी आप लोग का नेगेटिव हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में भी आप लोग को उसी डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव एक्सिस में ही वेव ट्रेवल करेगी, नेगेटिव में नहीं करेगी। ये कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। आई होप क्लियर है सब लोग को। इसके अलावा एग्जामिनेशन में आप लोग को आ सकता है कि ईएम वेव की क्या इक्वेशंस आप लोग को देखने को मिलती है। अब ईएम वेव की इक्वेशन को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि वेव की क्या इक्वेशंस होती है। क्लास 11 में आप लोगों ने वेव की इक्वेशन के बारे में पढ़े होंगे। वेव की इक्वेशन होती है y which is equal to a यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, साइन के x प्लस माइनस ऑफ ओमेगा टी। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग से एक जानकारी जानना है, क्लास 11 का टॉपिक है, k क्या होता है, x क्या होता है, ओमेगा क्या होता है और t क्या होता है इस स्पेसिफिक इक्वेशन में। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y which is equal to a sin ओमेगा t प्लस माइनस ऑफ kx। मतलब हम लोग या तो इसको पहले लिख लो या इसको बाद लिख लो, तो दोनों फॉर्म में लिख सकता है। तो ये होती है वेव की इक्वेशन। तो दोनों में से कोई भी आप लोग एक को ले सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, पहले वाले फॉर्म को हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं ईएम वेव की इक्वेशन बनाने के लिए, ये वाले फॉर्म। अब इसमें आप लोग को ये दिमाग खराब हो रहा होगा पक्का, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे कि अगर आप बीच में पॉजिटिव ले रहे हो, इसका मतलब ये कि जो वेव है नेगेटिव एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, और अगर आप बीच में नेगेटिव लेते हो, मतलब यहां पे नेगेटिव
वेव लेते हो, इसका मतलब ये है कि जो वेव है वो पॉजिटिव एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ईएम वेव कौन से एक्सिस में ट्रेवल करती है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझे कि ईएम वेव हमेशा पॉजिटिव एक्सिस में ही ट्रेवल करेगी, नेगेटिव में कभी करती ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईएम वेव की इक्वेशन के लिए वेव की इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग को चेंज करना पड़ेगा? हम लोग को लेना पड़ेगा y विच इज इक्वल टू a sin kx और बीच में लेना पड़ेगा क्या? अगर वेव पॉजिटिव एक्सिस में ट्रेवल करती है तो बीच में लेना पड़ेगा नेगेटिव। तो गाइस वेव की इक्वेशन के लिए हम लोग को ये वाला फॉर्म लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे y क्या है जो आप लेने वाले हो? इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव बनाने वाले हो तो E ले लेना, मैग्नेटिक फील्ड की वेव बनाने वाले हो तो B ले लेना। A क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए आप लोग E नॉट ले लेना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और B नॉट ले लेना मैग्नेटिक फील्ड के लिए, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया होगा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए दोनों के लिए लेना है। हाँ जी, ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव भी है और मैग्नेटिक फील्ड की वेव भी है, इसलिए हमें दोनों फॉर्म लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये इक्वेशन लेना पड़ेगा ईएम वेव की, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में और एक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में किस तरीके से हो जाएगा? E विच इज इक्वल टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा t। क्या यही फॉर्म बनेगा जो अभी थोड़ी देर पहले देखे? अरे y की जगह पे E आ गया, A की जगह पे E नॉट आ गया, बाकी पूरा सेम टू सेम। क्लास 11 में आपने पढ़े होंगे कि जो k होता है वो होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा और जो ओमेगा होता है वो होता है 2 पाई बाय t। तो अगर मैं 2 पाई बाय लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं और ओमेगा पे यहाँ पे 2 पाई बाय t पुट कर दूं तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से भी बन सकती है। मतलब क्या? ये फॉर्म भी सही है और ये फॉर्म भी सही है। इसमें अगर आप देख रहे होंगे 2 पाई कॉमन दिख रहा है, तो अगर आप चाहो तो कॉमन को बाहर निकाल लो तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। तो ये भी एक फॉर्म सही है। इसमें अगर आप देख रहे होंगे t बाय कैपिटल T है और 1 बाय कैपिटल T क्या होता है? दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो 1 बाय टी के जगह पे आप f से रिप्लेस कर दो तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। तो ये जो चारों फॉर्म है ये सबके सब सही है, इसमें आप लोग को परेशान नहीं होना। तो ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव की इक्वेशन। अब ये रही मैग्नेटिक फील्ड की वेव की इक्वेशन, जहां पे y की जगह पे b पुट करे, a की जगह पे b नॉट पुट करा गया और बाकी पूरी इक्वेशन सेम वैसी है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले k की वैल्यू पुट करे, ओमेगा की वैल्यू पुट करे और एक नया फॉर्म बनाया, तो सेम यहाँ पे भी बन जाएगा। 2 पाई यहाँ पे दोनों में से कॉमन निकाले तो एक और नया फॉर्म बन जाएगा। 1 अपॉन कैपिटल T को फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस करे तो एक और नया फॉर्म बन जाएगा। आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि E नॉट और B नॉट क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव जो बन रही है उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जो मैक्सिमम ऊंचाई है वो है E। सेम ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे दौड़ते हुए देखने को मिल रही है, तो इसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ऊंचाई है, वो है B नॉट। आई होप क्लियर है। तो एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय ईएम वेव, उसका नेचर क्या है, सोर्स क्या है, किस डायरेक्शन पे दौड़ती है और क्या इक्वेशंस होती है। ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आता है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आप लोग को एक छोटा सा टॉपिक आता है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आप लोग को बताना है ईएम वेव की। कई बार एग्जामिनेशन में 2 नंबर को पूछ लेता है, तो इसके अंदर आप लोग को वही सब चीजें बताना है जो अभी थोड़ी देर पहले समझे। सबसे पहली चीज की ईएम वेव जो है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से बनती है। इसके अलावा एक और क्या नाम दिया था मैंने, कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके अलावा ईएम वेव को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे सन से जो लाइट अर्थ तक के आ रहा है वो ईएम वेव के फॉर्म में आ रहा है। आप जानते हो अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम है पूरा, तो वहां पे भी ये ट्रेवल कर ले रही है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ईएम वेव की जो वेलोसिटी होती है फ्री स्पेस में वो होती है c विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे कि भैया थोड़ी देर पहले आपने कहे थे कि लाइट की वेलोसिटी फ्री स्पेस में 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है। बिल्कुल हाँ, वो भी सही है और ये फॉर्मूला भी सही है। इसमें अगर आप लोग इन दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे और सॉल्व कर दोगे तो अल्टीमेटली आप लोग का आंसर यही निकल के आने वाला है। बट हाँ, एग्जामिनेशन में आप लोग को थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये इक्वेशन जरूर लिख के आना। इसके अलावा फ्री स्पेस में वेलोसिटी तो इतनी है, लेकिन किसी मीडियम में कितनी है? अगर मीडियम में पता करना है तो आप जानते हो c की जगह पे आपको v ले लेना पड़ेगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आपको एप्सिलॉन लेना पड़ेगा और म्यू नॉट की जगह पे म्यू बस ले लेना, जो भी मीडियम का स्पेसिफिक परमिएबिलिटी गिवन है, और इसको अंडर रूट में ले लेना है। इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है, ईएम वेव की वैल्यू निकल जाएगी उस मीडियम के लिए। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक में आपको लिख के आना है। इसके अलावा आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जिस तरफ ये ट्रेवल करती है वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ये भी आप लोग कैरेक्टरिस्टिक में लिख सकते हो। इसके अलावा एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो होता है E नॉट विच इज इक्वल टू C इंटू B नॉट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नीट में भी कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया एग्जाम में। अगर यकीन ना हो तो आप लोग चेक कर लेना। तो C विच इज इक्वल टू E नॉट बाय B नॉट, ये भी एक फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। C यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी फ्री स्पेस में, E नॉट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, B नॉट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अलावा एक और चीज याद रखना कि ईएम वेव जो है वो सुपर
सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है और साथ में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसे फिनोमिना को भी दिखाता है। आई होप क्लियर है सबको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो 2 नंबर में आपको एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, तो आपको इसको प्रिपेयर करके जरूर जाना चाहिए। अब लास्ट टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है ईएम वेव का स्पेक्ट्रम क्या चीज होता है। इंसानों को धीरे धीरे करके डिफरेंट फॉर्म के ईएम वेव पता होना शुरू हुआ। जैसे स्टार्टिंग में लाइट पता चला कि हाँ लाइट भी एक ईएम वेव है, बाद में पता चला यूवी जो है वो भी एक ईएम वेव है, फिर बाद में पता चला कि रेडियो वेव भी ईएम वेव है। तो ऐसे करके ढेर सारी ईएम वेव्स हम लोग को पता होना चालू हो गई। बट हर ईएम वेव अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ट्रेवल करती है। तो इसलिए हमने क्या करें, एक स्पेक्ट्रम बनाया। स्पेक्ट्रम क्या है? बेसिकली एक ऐसा टाइप का अरेंजमेंट है ईएम वेव का जो कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिफरेंट ईएम वेव्स को अरेंज कर दिए। इसी को कहते हैं ईएम वेव का स्पेक्ट्रम। तो ये जो ईएम वेव का स्पेक्ट्रम है ये 10⁻⁻12 मीटर से लेकर 10⁻+4 मीटर तक के वरी करता है। इसमें आप लोगों को गामा रेज से लेकर रेडियो वेव्स तक के सारी ईएम वेव्स देखने को मिलती है। तो ईएम वेव का स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलता है। अब जो आप लाइट बोलते हो ना, लाइट जो है ईएम वेव के बहुत ही पिद्दू से पोर्शन में आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे लाइट है जो कि विब्योर के फॉर्म में होता है, जो कि वॉयलेट से रेड के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपको एग्जाम में याद करना है कि यार ईएम वेव का स्पेक्ट्रम कैसा बना है, तो आप लोग क्या करना है, एग्जाम में सिंपली एक लाइन बना लेना कुछ इस तरीके से। इसमें ये बताना कि छोटा सा एक बीच में पोर्शन है जो है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है विब्योर जो कि वॉयलेट टू रेड तक के जाता है। अब इसके बाद कौन सी ईएम वेव आती है, तो याद रखना वॉयलेट के बाद क्या आएगी, अल्ट्रा वॉयलेट आएगी। रेड के बाद क्या आएगी, इंफ्रारेड आएगी। अब अल्ट्रा वॉयलेट के बाद क्या आता है, तो अल्ट्रा वॉयलेट के बाद आता है एक्स वाई मतलब एक्सरे, गामा रे। और इंफ्रारेड के बाद आता है MR मतलब माइक्रोवेव, जिसको हम लोग स्मॉल फॉर्म ऑफ रेडियो वेव कहते हैं। और उसके बाद आता है रेडियो वेव। तो ऐसे करके आपका ईएम वेव का स्पेक्ट्रम बन जाए। इसमें आप कुछ चीजों को और अच्छे से समझ लो कि जितनी भी आपकी इस तरफ वाली ईएम वेव्स देखने को मिल रही है सभी के सभी डायग्नोस्टिक पर्पज से यूज होती है, मेडिकल पर्पज से यूज होती है, रिसर्च वगैरह के लिए यूज होती है, एटॉमिक पार्टिकल की स्टडी करना उसके लिए यूज होती है। लेकिन जितने भी आप लोग को इस तरफ देखने को मिल रही ईएम वेव्स ये सभी के सभी कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज होती है, चाहे वो रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो या इंफ्रारेड वेव जो आपके रिमोट के अंदर देखने को मिलता है। और याद रखना एक और चीज, इस तरफ वेवलेंथ आप लोग को कम देखने को मिल रही है, जैसे जैसे आप इस तरफ जाते जाओगे वेवलेंथ बढ़ने लग जाएगी। यहां तक क्लियर है सब लोग को। तो जादू को सिग्नल पहुंचाना है तो कौन सी ईएम वेव आप लोग को पहुंचाना पड़ेगा उस तक के, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अगर आप चाहो तो एग्जाम में ऐसे भी बना सकते हो, अगर आप चाहो तो एग्जाम में ऐसे भी बना सकते हो। ये जो पूरी की पूरी ईएम वेव थी इसको सीधा कर दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से बन गई कि बीच में आप लोग को छोटा सा जो पोर्शन है विजिबल लाइट का पोर्शन, ये रहा अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इस तरफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। अब इसमें आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी लिखी है, वेवलेंथ लिखी है, रटना पड़ेगा भाई मेरे एग्जाम में आने वाला है। ईएम वेव के जो स्पेक्ट्रम के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। 4 आपको अलग अलग टाइप की ईएम वेव दे दिया, बोला कि इसके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करो। तो आपको याद होना चाहिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो यहाँ पे एक आप लोग को टेबल भी प्रोवाइड कर दिया हूँ कि जो रेडियो वेव है इसकी वेवलेंथ की रेंज क्या होती है, माइक्रोवेव की क्या रेंज है, इंफ्रारेड की क्या रेंज है, से लेकर गामा रे की क्या क्या रेंज है। तो ये सारी रेंज आप लोग को याद करना, साथ में कैसे प्रोड्यूस होती है इसको भी आप लोग को याद रखना जरूरी है। ये भी कई बार एग्जाम में आता है। तो ये सभी के सभी इसके प्रोडक्शन है। भले डिटेक्शन अगर आप याद ना भी करो तो चल जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन याद होना चाहिए। जैसे रेडियो वेव की अगर हम लोग बात करें तो ये एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से प्रोड्यूस होता है। या आप लोग को रेडियो टेलीविजन के कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होते हो आप लोग को देखने को मिलता है। जादू तक के भी सिग्नल पहुंचाना है तो रेडियो वेव की तरफ पहुंचेगा। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ रटना बहुत ज्यादा जरूरी है। माइक्रोवेव की बात करी जाए तो ये रडार सिस्टम में आप लोग को ज्यादातर यूज होते हुए देखने को मिलता है। साथ में कुकिंग पर्पस के लिए यूज होते हुए देखने को मिलता है। एयरक्राफ्ट के नेविगेशन के लिए यूज होता है, अब भी समझाया वो तो रडार के अंदर वही बात हो गई। और नेविगेशन पर्पस के लिए यूज होता है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो आपको रटना ही है। इंफ्रारेड की अगर हम लोग बात करें तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ दोनों याद करें। ये आप लोग को रिमोट के सिग्नल्स पहुंचाने के काम आते हैं। जो टीवी के रिमोट रहते हैं उसमें कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे, आपने पबजी खेले होंगे तो रात हो जाती तो उस टाइम में आप लोग एक ग्लासेस पहन लेते थे जिसकी वजह से आप लोग को सबको ही दिखने लग जाते थे हीट फॉर्म में। तो वो जो ग्लासेस है वो इंफ्रारेड पे ही वर्क करते हैं। विजिबल लाइट के बारे में बताना तो मुझे शर्म आ रही है, बट याद रख लेना फिर भी इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और क्या यूज है इसके बारे में। भाई अगर आपके पास आंख है तो आपको मालूम है कि क्या क्या यूज है। यूवी रेस की बात अगर मैं करूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ दोनों याद होना चाहिए। ये इनर्शियल इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होता है। साथ में सन से आप लोग को यूवी रेस आते हुए देखने को मिलती है जो ओजोन आप लोग को प्रोटेक्ट कर लेती है। इसके अलावा जर्म्स को मारने के लिए भी यूवी रेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वाटर को ओजोनाइज करने के लिए भी यूवी रेस की जरूरत पड़ती है। जो फिल्टर प्लांट रहता है आपके घर के आसपास, पानी की केन वेन आती है, वहां पे भी ओजोनाइज करके आपको पानी दिया जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर के जितने भी जर्म्स उसको मार देते हैं।
एक्सरे भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद रखना, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, हड्डी वड्डी टूट गई हो। इसके अलावा रेल के ट्रैक के अंदर कोई क्रैक आ गए उसको पता करने के लिए भी एक्सरे को यूज किया जाता है इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए। गामा रेज की बात करी जाए, इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों याद होनी चाहिए। रेडियो एक्टिव डिकेसेस को हम लोगों ने प्रोड्यूस करे। साथ में क्या कैंसर को ट्रीट करने के लिए, ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए क्या ये यूज होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो यहाँ से होता है हमारा चैप्टर की समाप्ति। आई होप आप लोग को ये पूरा का पूरा पोर्शन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आप लोग से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना मेरे प्रीमियम नोट से, और उसके बाद जब टाइम रहे तो आप लोग सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को फॉलो अप करके इसके सभी के सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेंगे। पीवाईक्यूज की सीरीज में आप लोग के लिए लॉन्च किया हूं, उसको भी जरूर देख लेना। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत ही इजी पीजी चैप्टर है, सिर्फ 2 ही टॉपिक पूछे जाएंगे, या तो ईएम वेव के ऊपर या तो ईएम वेव के स्पेक्ट्रम के ऊपर। लगभग 5 नंबर का चैप्टर है जो आपको फुल ऑन फुल दिला सकता है मार्क्स। बट याद रखो इस चैप्टर के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी है जो आपको रटनी पड़ेगी, जैसे कुछ इक्वेशंस, कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।